राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। देश प्रदेश में लोकसभा चुनाव नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। 400 पार कहने वाली बीजेपी 300 से नीचे सीटों पर सिमट गई है। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत का दम भरने वाली प्रदेश बीजेपी भी 5 सीटों तक ही पहुंच पाई है। यानी बीजेपी जिन दावों के दम पर चुनाव लड़ी वो सारे ध्वस्त होते दिखाई दिए। लेकिन ये हुआ क्यों? क्या बीजेपी पार्टी भीतरघात का शिकार हुई है? क्या पार्टी को अपनों ने ही दगा दी है? चुनाव नतीजों को लेकर पार्टी के अंदर हलचल तेज है। नतीजों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। पार्टी भीतरघात करने वालों पर एक्शन की तैयारी में है। लेकिन ये एक्शन क्या होगा, किस पर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी तरफ पार्टी अपने मंत्रियों और विधायकों के हलकों में ही वोट लेने में नाकाम रही है। यानी पार्टी को जिन नेता मंत्रियों पर वोट दिलाने का भरोसा था वही उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। ये बात भी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भीतरघात के आरोपों में घिरी हुई बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि अब एक्शन की बात भी कही गई है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर एक्शन लिया जाएगा। मंत्रियों के गढ़ में सेंधमारी हुई है। आप हल्के दर हल्के समझिएगा। कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी हल्के से कांग्रेस को लीड मिली है। इन चुनावों में अगर हम बात करें तो जगाधरी से कांग्रेस को 15,446 वोटों की लीड मिली है। कहीं कम ज्यादा हो सकता है ये मार्जिन, लेकिन ये स्थिति तो साफ है। अंबाला सिटी से अगर हम बात करें 5,699 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी बनाती हुई दिखाई दी और जेपी दलाल के हल्के लोहारू से 8,319 वोटों की लीड मिली है। तो आप समझ सकिएगा, क्योंकि तमाम जोर आजमाइश की गई नेताओं की तरफ से अपने अपने इलाके में। विशंभर वाल्मीकि के भवानीखेड़ा से कांग्रेस आगे रही। तो जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उन्होंने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कौन वो लोग थे जिन्होंने समीकरण बिगाड़े हैं? और इन इलाकों में अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो फिर ये बड़ा मंथन का एक विषय बीजेपी के लिए भी है और उस पर मंथन चल भी रहा है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के हल्के से भाजपा नहीं जीती, तो ये उन नेताओं की एक फेहरिस्त है जिन्होंने प्रचार प्रसार में जोर लगाने की बात तो कही, लेकिन अपने ही इलाके में उनके अपने गढ़ में पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। भव्य बिश्नोई के आदमपुर हल्के से कांग्रेस को 6,384 वोटों की बढ़त मिली है। आदमपुर हल्के में बुरी तरीके से पिछड़ती हुई बीजेपी नजर आई। दुड़ाराम के फतेहाबाद हल्के से कांग्रेस को 22,641 की लीड मिली है। तो ये वो उन इलाकों का हाल है जहां पर बीजेपी पिछड़ी है, कांग्रेस को लीड मिली है। प्रवीण डागर के हल्के हथीन की अगर बात कर लें तो 51,724 की लीड मिली है। जगदीश नायर के होडल से 566 मतों से कांग्रेस जीती है। कोई बहुत ज्यादा ये मार्जिन नहीं रहा, तो कहीं कम या कहीं ज्यादा कह सकते हैं। पूर्व मंत्री संदीप सिंह के पिहोवा हल्के से भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था। पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के हल्के कलायत से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। भव्य बिश्नोई के आदमपुर हल्के से कांग्रेस को बढ़त मिली है। 6,384 वोटों की बढ़त मिली है। कार्यकर्ताओं ने मजबूती से खड़े होकर के काम किया है। किसी प्रकार का कोई भीतरघात का विषय नहीं है और आगे भी, क्योंकि जब ये 4 महीने के बाद चुनाव होगा, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि इसमें और मजबूती से लोगों के बीच में जा करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लोग इस प्रदेश के अंदर बनाएंगे। बड़े मैंडेट की जीत तो हो ही नहीं पाए हैं। अल्टीमेटली तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बन रही है और ये सारा विषय तो सब लोगों को ध्यान में आ ही गया है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई हैं और कैसे लोगों को भ्रमित किया है, सब ध्यान में आ गया है। लेकिन काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है। लोग सब समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार का उन्होंने गलत बयानबाजी की। सर, लगता है सोनीपत सीट पर भीतरघात का असर रहा है। देखिए, इसका एनालिसिस करेंगे उसके बाद। तो अब देखना ये होगा कि किन किन लोगों पर ये कार्रवाई होती है, क्योंकि ये फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। एक बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी ने उन इलाकों में जीत हासिल करी है जहां पर बीजेपी का अपना एक वर्चस्व था। और किन नेताओं की क्या कमी रही, ये तो खैर पार्टी के लिए विचार और मंथन का विषय है। लेकिन भीतरघात की
जिस बात को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के नेता घेरते हुए नजर आए, इस चुनाव में स्थिति कमोबेश वही बीजेपी के साथ भी दिखाई दी। अपनों को रूठों को मनाने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई, उस कोशिश में कामयाबी भी दिखाई दी, लेकिन ये नतीजे कुछ उलट नजर आए तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो बीजेपी में हलचल का माहौल तेज है, लगातार विचार मंथन चल रहा है हर पार्टी की तरफ से। पार्टी में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, ये अब विश्लेषण का समय है, मंथन का विषय है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी से हमें ज्वाइन करेंगे अभी। सुरेश रोड कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजवंत डहीनवाल इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रजवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेजेपी के प्रवक्ता अजय चौधरी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सवाल तो सबसे पहले वीरेंद्र चौहान जी से बनता था आज, वो अभी हमें ज्वाइन नहीं किए हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुरेश रोड जी, मैं आप पर आ जाती हूं, क्योंकि जिस भीतर घात की बात जो है लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से की गई कि कांग्रेस पार्टी में फूट है, भीतर घात है, कहीं ना कहीं ये स्थिति कमोबेश हर पार्टी के साथ इन चुनावों में दिखाई दी है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा है कि जिन आरोपों को लेकर एक पार्टी ने घेरा, वही कमोबेश स्थिति जो है दूसरी पार्टी के भीतर भी नजर आई। जी सोनल जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की तो एक आदत भी रही है, जो चीज वो महसूस करते हैं, जो उनको संवेदनशील लगती है, उसके विषय में वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जब चाइना हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा जमाता है तो वो कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस रहा है, ना कोई घुसेगा, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। जब पुलवामा का कांड होता है तब भी वो ऐसी बात करते थे कि लापरवाही मानने को तैयार नहीं हुए, जांच नहीं कराई। और ये जो आपने बात कही अभी चुनाव की भीतरी घात की, देखिएगा मीडिया ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया या देखा, तभी आपने ये बात बोली और हम भी देखते थे हर रोज। कभी वो किरण चौधरी जी की बात करते थे, कभी कर्ण सिंह दलाल जी की बात करते थे, कभी सुरजेवाला जी की, कभी शैलजा जी की, कभी हुड्डा जी की आपस में किसी नेता का तालमेल नहीं है। इन्होंने जनता को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कहते थे कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, वो साबित हुआ। कांग्रेस ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और तमाम हमारे बड़े नेता एकजुट नजर आई। देखिए कि राजनीति में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और होना चाहिए, ये एक कुदरती बात होती है। तो हर व्यक्ति टिकट चाहता है। अगर किसी को, एक व्यक्ति को टिकट देना है, दो वंचित रह जाते हैं, तो एक आरंभ में थोड़ी नाराजगी तो एक जायज है। लेकिन इन लोगों ने उसमें पता नहीं क्या क्या बातें की। और यहाँ पर आप देखिएगा अनिल विज जी, उन्होंने खुद कहा है कि लेकिन सुरेश जी, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी अपने हलके नहीं बचा पाए। इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी नजर डालें। जी हाँ, मैं इस सोनल जी मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने अपने हलकों को हरा दिया या वो बचा नहीं पाई। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के विधायकों का जो इस विषय में बचाव करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद। इसमें गलती बीजेपी के विधायकों की इतनी नहीं है जितनी बड़ी गलती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तो वो प्रधानमंत्री नहीं है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जब चुनाव चल रहा था या चुनाव से पहले की तैयारियां चल रही थी, और उस समय के खट्टर साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनकी गलती है। और गलती भी कोई छोटी गलती नहीं है। मोदी और मनोहर लाल खट्टर की जन विरोधी नीतियों के कारण बीजेपी के विधायकों को भी नुकसान जो होता है इलाके में वो उठाना पड़ा। उन्होंने जनता का विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल राजनीति से उसके लिए वीरेंद्र चौहान जी बैठे हैं ना, मैं आपकी पार्टी को लेकर आपसे सवाल कर रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको लेकर भी। मैं उस बात पे भी आता हूँ, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना ये था कि 3 काले कानून नरेंद्र मोदी ने पास किए और बीजेपी के जो विधायक या मंत्री थे उन्होंने काले झंडे देखने पड़े। क्योंकि अगर ये नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव इस बार भी लड़ते, इस बार तो हमने ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की किसी ने पोस्टर पे फोटो नहीं लगाई। अगर ये उनकी फोटो लगा के घूमते ना, इनकी और बुरी हालात होती। मैं ये कहना चाह रहा था।
ठीक है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के बारे में हालात आपने बात 50-50 की। ही हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है ये, अभी तो फिलहाल तो 50-50 जी। ही है। ठीक है, हमारे साथ हाँ, प्रोफेसर 50-50 वीरेंद्र लेकिन चौहान मैं- जुड़ चुके हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता। वीरेंद्र सोनल जी, जी, एक मैं बड़ा कांग्रेस विचार, का- एक बड़ा मंथन इस वक्त सारी पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल है कि अपने ही इलाकों से किस तरीके से कोई ऑपोजिशन पार्टी बढ़त बना गई, कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही? देखिए, चुनाव में कोई हारता है तभी कोई जीतता है। चुनाव में एक पार्टी बढ़ती है तो अन्य पार्टियां कहीं घटती हैं, तो स्वाभाविक चुनावी हार जीत में या चुनावी अंक गणित को देखें तो ये स्वाभाविक बातें हैं। किससे कहाँ चूक हो गई, इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात आप मुझसे पूछ रही हैं तो हमने समीक्षा का सिलसिला शुरू कर दिया है। हम एक एक बूथ, एक एक शक्ति केंद्र और एक एक मंडल से लेकर के हर विधानसभा का लेखा जोखा जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने हैं और हम उसमें सब चीजों की समीक्षा करेंगे। हमसे कहीं कोई चूक हो गई, हमारी तैयारियों में कोई गड़बड़ रह गई, हमारे कम्युनिकेशन में कहीं कोई गड़बड़ रह गई, हम आंतरिक रूप से उन सबका विश्लेषण करके और चीजों को दुरुस्त करेंगे। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से जनता के द्वारा लगातार नकारी जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं नकारी जा रही है, नहीं नकारी जा रही थी। अभी तो आप दोनों 50-50 पर हो हैं, जाएगी, है ना? देखिए, अभी अगर प्रदेश मेरी के बात लिहाज मेरी से बात बात करते नहीं हैं ना करनी वीरेंद्र चौहान जी। नहीं, फिर मुझे आप ये कह दीजिए कि मैं डिबेट से चला जाऊं। नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात ये तो नहीं है। ये देखिए, पूरी जो ये बात- आंकड़ा होगा मैं तो उसी पर बात करूंगी ना बात सर। पूरी नहीं होने दे रहे। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, मैं यही कह रहा था। आप ज्ञान देने से पहले कृपा करके विनम्रता से मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं उसी बात पर आ रहा था, उससे पहले आप टूट पड़े मेरे पे। रुकिए, कृपा करके रुकिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से देश और प्रदेश की जनता द्वारा नकारी जा रही थी, नकारी हुई कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा सांस क्या आ गया। अच्छा, ये सांस आ 5 गया चलिए, पूरा हाँ। करने दीजिए मुझे। आपने उनको कुछ भी कहने दिया कांग्रेस के प्रवक्ता को? नहीं, मेरे हर कुछ बात भी तो को डिबेट में बैठ के कोई नहीं कह अगर- सकता वीरेंद्र चौहान जी, ये तो बात है नहीं, अगर है ना? आप आप हर अपनी वाक्य बात में आगे बोलेंगी- बढ़ाइएगा प्लीज, बट कुछ आप भी मेरी कहने की बात पूरी नहीं होने दे है। रही। हाँ, आप मेरे हर वाक्य में बोलेंगी तो मुझे आप कह सकती हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से काम चला लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप 4 सवाल पूछिएगा, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी से। लगातार हारने वाली जनता द्वारा लगातार नकारी गई कांग्रेस, वो 5 सीटों पर आगे बढ़ गई हरियाणा में, और देश में कुल मिलाकर के उनकी 50 सीटें बढ़ गई। तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता इतने इतरा रहे हैं कि आपके पैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं और आपने भी चुपचाप सुन लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र सुरेश भाई ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों पर मनोहर जी की और मोदी जी की फोटो नहीं थी। तो क्या हम परवेज मुशर्रफ की फोटो लगाकर चुनाव लड़ रहे थे? कौन सा वो पोस्टर सुरेश रोड जी आपने देख लिया? आप किसी और देश में किसी और चुनाव प्रचार अभियान में चले गए थे क्या, जहां आपको चुनाव प्रचार के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब जी की तस्वीर दिखाई नहीं दी? ऐसा जब आप कहते हैं तब आप अति आत्मविश्वास में होते हैं, आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे होते हैं। फैक्ट्स को ठीक करना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि बीजेपी की तो आदत है ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं, फूट और न जाने कहां पुलवामा पहुंच गए, गजब डाल रखा है इन्होंने। चीन हो आए, बात हरियाणा की हो रही है, बात हो रही है करनाल की, पुंडरी की, बात हो रही है असंध की, और आप चीन पुलवामा की सैर कराए। साहब, क्या कांग्रेस पार्टी की फूट किसी की कपोल कल्पना है? कांग्रेस पार्टी की फूट जब जब सड़कों पर लोगों ने देखी है तब लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, मुझे इनका उत्तर देने पूरा करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता सड़क पर लड़ते हैं, उसके वीडियो दिखा दूं गालियां देते हुए अपने लेकिन नेताओं को। जनता और ऑपोजिशन तो आप पर आरोप यही लगा रही है कि आपने सड़क के मुद्दों की बात नहीं करी। ये जो पुलवामा घुमा रहे हैं, आपके नेताओं ने मंचों से पुलवामा की बात नहीं करी क्या? क्या आप इस चुनाव में हरियाणा में थी? इस चुनाव में किसी ने पुलवामा का जिक्र किया हमारे नेता ने? राष्ट्रवाद की बात, राम मंदिर की बात आप लोग करते रहे, राष्ट्रीय मुद्दों को आपने नहीं उठाया क्या प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान? उत्तर सुनना पड़ेगा सोनल जी, उत्तर सुनना पड़ेगा। पुलवामा जब हुआ था, पुलवामा की बात होना आवश्यक थी, हमने की,
आगे भी इस देश की धरती पर कोई संकट आएगा, इस देश की सेना पर कोई हमला होगा, हम हमेशा जिक्र करेंगे। सोनल जी, मुझे ये बता दीजिए, क्या भारत के चुनाव में भारतीय राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह है? क्या भारत के चुनाव में इस देश के आराध्य पुरुष भगवान श्री राम का जिक्र करना गुनाह है? क्या भारत के चुनाव में श्री राम के मंदिर पर गुलामी की निशानी के 500 साल से बने हुए सबूत को मिटाए जाने और वहां पर भव्य मंदिर बनाए जाने की बात करना गुनाह है? वीरेंद्र जी, बात पूरी होने दीजिए। सीटें कैसे सवाल घट किया तो गई? उत्तर सुनना पड़ेगा सोनल जी। सवाल किया आपने सवाल उठाया कि हमने राम मंदिर की बात क्यों की? क्यों की? मैंने ये बात क्यों नहीं, यू कांट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ सर। मैंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों राष्ट्रवाद। सोनल देखिए, ऐसा तो आप कर नहीं सकती, जो हुआ है वो कह रहा हूं। आपने कहा हमने राष्ट्रवाद की बात क्यों की? राष्ट्रवाद गुनाह नहीं है, राष्ट्रवाद गौरव की बात है। आपके भीतर भी राष्ट्रवाद है, वो कभी कभार उस पर कोई मिट्टी आ जाती हो, राख आ जाती हो, अलग बात है। भारत के हर नागरिक के हृदय में राष्ट्रवाद है और जिनके नहीं है उनके भी होना चाहिए। ठीक है, कोई मिट्टी कोई राख नहीं आती सर। राष्ट्र से सभी प्रेम करते हैं, राष्ट्र से सभी प्रेम करते हैं। रजवंत दहींबाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सर। बहुत थोड़ा वक्त दूंगी मैं सभी को। सोनल को परेशानी होनी चाहिए क्या अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता? मेरे पास वक्त कम है सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे और भी गेस्ट हैं। ठीक है, जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं मैं रजवंत दहींबाल जी का रुख करूंगी, आपके पास बाद में आऊंगी सुरेश जी। मैं ठीक है, चीज जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, बस एक वाक्य बोलने दीजिए सोनल जी, फिर आप लौट के आ जाना। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को नकार दिया गया। सुरेश भाई, आज भी नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनका गठबंधन देश में सबसे आगे हैं। भाजपा अपने दम पर कांग्रेस के पूरे गठजोड़ से ज्यादा सीटें अपने दम पर हमारा गठबंधन ठीक है, स्पष्ट बहुमत लेकर के बैठा हुआ है। अरे जिनको केवल 100 सीटें मिली, 100 से भी नीचे मिली, उनका इतराना। ठीक है, चलिए रजवंत दहींबाल जी, इन चुनावों में भीतरघात का सामना लगभग हर पार्टी को करना पड़ा। आपकी पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव में हमने देखा कि चाहे जननायक जनता पार्टी हो या फिर इनेलो हो, कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए सोनल जी, बात ये थी कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव दो दलों के बीच में रह गया, दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में रह गया। इसको ज्यादा और ये तो कहना कि और दलों ने या किसी ने वोट नहीं दी, किसी ने वोट दी, ये चीजें कहने कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। हकीकत तो यही है कि इस बार जनता के मन में दो चीजें थी, एक बीजेपी को जिताने का और एक बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का। दो तरह की पब्लिक थी, दोनों ने, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जिताना था उन्होंने वहां पर वोट दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराना था उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। स्वाभाविक सी बात है। और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे काम कर दिए, हमने वैसे काम कर दिए, काम कुछ नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो आज ये बार बार बात कर रहे हैं कि 400 पार का अगर इनका नारा नहीं होता तो आप ये चीज के लिए बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ ये 100 के पास भी नहीं पहुंचते। ये तो माहौल इन्होंने ऐसे एक नैरेटिव सेट कर दिया। अच्छा, ये बात तो आप भी मान रहे हैं कि 400 पार का नारा सेट करके ये अच्छा किया, ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया, परफॉर्मेंस को इस नारे ने बेहतर बनाया। इस नारे पर भी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है कि आपने तो शिकूफा छोड़ दिया, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि नारा ठीक रहा। ठीक है, सोनल जी, चक्कर क्या आपने भी 10 सीटें जीतने का नारा दिया था, क्यों नहीं हो गया आपकी कहीं नजर भी नहीं आए? बात नहीं, चैनल जितने भी चैनल थे, जितने भी इनके पदाधिकारी थे, उनको पता था कि इस बार माहौल इनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इनके पास, क्योंकि कारण क्या है कि इनके पास साम दाम दंड भेद, सरकार वरकार सब कुछ इनके पास है। राजनीति में साम दाम दंड भेद हर किसी के पास होता है रजवंत जी। ठीक है, ठीक है, ये चीजें कहना, ये चीजें कहना कि सरकार के पास चुनाव के दौरान इनके पास सरकार नहीं थी, सारी सरकारी मशीनरी का पग पर दुरुपयोग हुआ है। इस चीज को आप नकार नहीं सकते। ये सबको पता है कि किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। नहीं, ठीक है रजवंत दहींबाल जी, आप एक अलग विषय छेड़ गए यहाँ पर, एक अलग विषय नहीं छेड़ गया। हाँ। दूसरी चीज, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, और एक चीज और भी आती है, ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रवाद की निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर आपने किया क्या, वो तो बताए। राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नारे लगाए। ठीक है, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अजय चौधरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जो बहस छिड़ गई है, भीतर घात, अंदरूनी कलह, उससे मुझे लगता है अभी तो जननायक जनता पार्टी को अपने आधार पर ही काम करना जरूरी है, और वो तो बहुत दूर की बात है कि भीतर घात और अंदरूनी कलह।
सोनल जी नमस्कार, सभी साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं इनको भी नमस्कार। सोनल जी, निश्चित रूप से इस चुनाव के नतीजे हैं बड़े चौंकाने वाले रहे, और मैं तो खुले से आपके चैनल पर एक बात एडो करता हूँ कि कहीं ना कहीं 4.5 साल हम सत्ता में सहयोगी रहे, तो हम कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के जन आवाम की जो अपेक्षा थी उन पर खरा नहीं उतर पाए, और हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और भविष्य में हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और हमारे से कोई गलतियां ना हो, इसके लिए हम बैठ करके मंथन कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के जन आवाम ने जो भी फैसला किया है, हाथ जोड़ करके सहर्ष हम उसको स्वीकार करते हैं। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। जी। और दूसरा, मैं जो लोकदल के प्रवक्ता बोल रहे थे इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस बार चुनाव 2 ही दलों में रहा, और वोटर 2 ही दलों में बट करके जो है, एक नरेंद्र मोदी जी को हराने वाला, एक जिताने वाला, तो डाइल्यूट होकर के, ध्रुवीकरण होकर के बीजेपी की तरफ गया, ध्रुवीकरण होकर के गठबंधन की तरफ गया। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद की बात, निश्चित रूप से मुझे कहते हुए फख्र होता है कि हिंदुस्तान का मतदाता राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब राष्ट्र की बात आती है तो लंबन होकर के वोट कास्ट करता है। अब की बार जो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी ने बार बार संविधान खतरे में है, देश खतरे है कि देश बेच देंगे, तो हिंदुस्तान का मतदाता इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित हुआ, और उन्होंने कि संविधान को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, वो लामबंद होकर के इंडिया गठबंधन की तरफ गया। इस चीज का हमें नुकसान उठाना पड़ा। और जो किसान आंदोलन था लागू, तो प्रधानमंत्री जी ने आप जाएंगे क्या? तो उसमें आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे क्या? अगर हरियाणा में ये विकल्प खुलता है तो आप जाएंगे क्या अजय जी? सुन नहीं पाया मैं सोनल जी, अजय जी, आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे क्या? ये विकल्प अगर हरियाणा में खुलता है तो? नहीं, हम इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जा रहे, हम पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा नेता है 35 साल का, बिल्कुल नौजवान नेता है, बिल्कुल नई पार्टी है, नौजवान कार्य करता है। हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जो गलतियां हुई हैं पश्चाताप करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल जवाब रह गए, मेरे पास वक्त की कमी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजवंत रहीमवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ विवेक चौधरी जननायक जनता पार्टी से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।